गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानान उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों पे घर्षण करिए और अपनी आंखों पे रखिए, धीरे धीरे से खोलिए। बहुत बढ़िया, इतने इंटेलिजेंट हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, प्रार्थना अच्छी बढ़िया करा लेते हैं। हम तो फालतू ही डांटते रहते हैं आप लोग। क्या होता है इसका अर्थ, क्या होता है? हम साथ चले, साथ बोले। कौन सी प्रार्थना बोली थी आपने? संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम्। हम सब साथ चलें, साथ बोलें और बोलो बोलो, ऐसे शर्माने से काम थोड़ी चले। संभो मनांसि जानताम, हम सब एक दूसरे के मन को जानने वाले, है ना। एक विवाह आप सबका लगभग हुआ ही है ना, एक आध का नहीं हुआ होगा, तो बाकी लगभग तो मेरे साथ सबका ही हुआ। विवाह के समय पंडित जी एक हृदय पर हाथ रखवाते हैं, पता है क्या? अगर विधिवत किसी का वैदिक रीति से विवाह हुआ हो 2-2.5 घंटे, तो मम व्रते ते हृदयं ददामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व। ये एक मंत्र आता है विवाह पढ़ने के समय। इसका मतलब होता है मम व्रते ते हृदयं ददामि, अर्थात और मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना, मेरा हृदय तेरा हृदय और तेरा हृदय मेरा, तेरे अंदर जानने वाली बात, समझने वाली बात मेरे हृदय में पहले आ जाए, इसको कहते हैं मिलना। एक मंत्र और पढ़ते हैं, विवाह का मुख्य मंत्र होता है, वो कहते हैं कि हम दोनों के मन इस प्रकार से मिल जाएं जैसे अलग अलग नदियों का पानी जब मिलने के बाद संसार की कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। कुछ इस प्रकार से हमारे विचार और हमारे हृदय मिल जाए, हमारा मन मिल जाए, ऐसा वहां पर एक संज्ञा की गई है ना। लेकिन क्यों कृतिका जी ऐसे क्यों हंस रहे? इम्पैक्ट एक असंभव बात थोड़ी हो गई, वो अलग बात है, होती नहीं व्यवहार में इतनी ज्यादा अच्छे ढंग से, लेकिन ये कल्पना आदर्श स्थिति तो रखी जाती है ना। जैसे भगवान रामचंद्र जी आदर्श स्थिति वाले हैं, वो अलग बात है, अपन सब भगवान रामचंद्र जी की तरह नहीं है या सीता जी की तरह नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन या कौशल्या जी की तरह नहीं है, लेकिन आदर्श स्थिति तो सामने तो रखनी पड़ती है ना कि इसकी तरह हमें बनना है। तो विवाह की भी एक आदर्श स्थिति ये है कि हम ऐसे मन को मिला करके रखें जैसे हमारा मन अलग अलग दो नदियों के भांति आपस में मिल जाए, और एक गिलास में आपको 7 नदियों का पानी मिला करके दे देवे, तो आप अलग कर सकते हो क्या? दुनिया के आप कितने ही बड़े बुद्धिमान हो, अलग कर सकते हो क्या? तो यहाँ पर भी परिकल्पना यही की गई कि हम दोनों के मन ऐसे मिले। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कहा गया मंजुलिका जी इस मंत्र में, संभो मनांसि जानता, हम सब एक दूसरे के मन को जानने वाले। तो ऐसा कब होगा बताओ? ये मंत्र का अर्थ पूछते हैं आजकल, है ना, परीक्षा में। अभी पिछले साल भर से क्या विद्यार्थियों को पूछ लेते हैं कि आपने जो प्रार्थना बोली ये कहाँ पर है और इसका अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र की वहां प्रार्थना नहीं सुनेंगे, वो तो ABCD की चीजें होंगी, है ना, तो वो तो पूछेंगे नहीं, मना ही कर देंगे। यदि मान लो आपको गायत्री मंत्र आता भी है तो यजुर्वेद का 36वां अध्याय का 3रा मंत्र है ना, यजुर्वेद 36/36/3 कर दो। और ये जो मंत्र है ये है ऋग्वेद का सबसे अंतिम सूक्त, जिसका नाम संगठन सूक्त है, उसका 2रा मंत्र है। कितने मंत्र हैं इसमें? 5 मंत्र है ना।
तो ये दूसरा मंत्र है, ठीक है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसकी कविता बोली जाए क्या है? प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। बस यही प्रार्थना 2 बार आपको बोल दी। अब मैंने उस दिन भी कहा था आपको ऑडियो रिकॉर्ड भेजेंगे ना, वो आज ढूंढ करके या कल ढूंढ करके भेजते हैं, पुराने ग्रुप्स में कहीं पीछे कहीं है हिस्ट्री में, ताकि दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना पड़े ना। अब बताओ मेरे को, प्रार्थना के संबंध में पहली पंक्ति मधुलिका जी ये तो समझ में आ गई, संभो मनांसि जानता, देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे देवता जो हमारे यथा पूर्व, जो हमारे पूर्वज थे, जैसा हमारे पूर्वज थे, देवता थे, ऋषि ऋषिकाएं मुनि थे, यथा पूर्वे संजानाना उपासते, जैसा वो करते थे, एक दूसरे को जानते थे, तभी तो इतना एक्सट्रीम लेवल का साइंस था, एक्सट्रीम लेवल का स्पिरिचुअलिटी थी। कैसे थी, है ना? मन की शक्ति से गमन करने की, टेलीपैथी करते थे, पता है आपको? रामायण में एक वर्णन आता है, टेलीपैथी करके भरत ने अपने भाई राम को वनवास में बताया था। आपने शायद रामानंद सागर के सीरियल में भी दिखाया ना, वो दोनों ध्यान करने बैठते हैं और वो अंदर से बोलता है और राम जी को सुनाई दे जाता है अंदर ही अंदर कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, राजा दशरथ की। और एकदम से राम जी वो हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लक्ष्मण जी पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो बोलते हैं, बोले मेरे को संकेत मिला है कि अपने पिताजी के साथ कुछ अनहोनी हुई। देखा आपने, सुना कभी वर्णन नहीं सुना होगा ना? तो ये टेलीपैथी, इतनी स्पिरिचुअलिटी, इतना मन ज्यादा पवित्र था। तो मन में कलुषित विचार, शरीर में गंदी चीजें, ये जो फास्ट फूड और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, पता नहीं क्या खा रहे, पानी भी शुद्ध नहीं पी रहे, तो वैसा भी मन भी वैसा ही होगा, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, है ना? और जैसा पिएगा पानी वैसी होगी वाणी, ऐसा ही कुछ है। तो इस वजह से बोला जाता है, इससे चित्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चित्त का, मन का। मन कैसे बनता है? अन्न से और पानी से। पंचकोश में जाना था ना, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, है ना? और फिर विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। ध्यान है, शरीर से मन की, शरीर से प्राणों की यात्रा की, फिर मन की यात्रा की, फिर बुद्धि की यात्रा की, और फिर आत्मा की यात्रा की। अर्थात 5 कोशों को अपन ने देखा था, थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है? और एक अलग प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया था, एक अलग प्रकार से मैंने बताया था। दोनों तरह से आपको समझ में आ गया, दार्शनिक प्रकार से भी समझ में आ गया, कुछ लॉजिक लगा करके भी समझ में आया। तो 5 कोशों में मन का निर्माण मनोमय कोश। अगर आप अन्न खराब खाओगे तो मन अच्छा रह सकता है क्या, बताओ? शरीर तो और प्राण तो बिगड़ेंगे, वो तो अलग बात है ना? खराब खाओगे प्राण बिगड़ेंगे, नहीं बिगड़ेंगे? वायु बनेगी, गैस बनेगी। गैस बनेगी तो कौन सी वायु बिगड़ेगी, बताना? कौन सी? समान वायु। समान वायु बिगड़ेगी ना पेट की। पेट में गुड़गुड़ होती है ना, जब गलत प्रकार का भोजन करते हैं तो पेट में वायु बनती है, पेट दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। और वो समान वायु किस पर दबाव डालेगी? प्राण पर भी डालेगी। छाती में थोड़ा भारी भारी लगता है, किसी की एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर ऊपर तक जलन होती है ना? और किसी के गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो अपान वायु पर प्रभाव डालेगी, अर्थात पेट के भी निचले भाग से बार बार वायु निकलेगी, निकलने की कोशिश करेगी। जिसके नहीं निकलेगी, निकल पाएगी, पास नहीं हो पाएगी, उसके पेट में दर्द होगा। ठीक है ना? पेट में दर्द कब
सही हो जाता है जब अपने आप वो वायु निष्कासित होती रहती है, या फिर व्यक्ति शौच आदि में चला जाता है तो थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है, वो वायु निकल जाती है इसीलिए। वरना वायु बढ़ती चली जाती है तो फिर क्या होगा, ऊपर जाएगी जो समान वायु को प्रभावित करेगी। कभी कभी गैस्ट्रिक की वजह से सिर में भी दर्द होता है तो उदान वायु भी डिस्टर्ब हो जाती है। एक वायु बिगड़ी है देखो, समान, है ना, तो प्राण को भी डिस्टर्ब कर रही है, उदान को भी कर रही है, अपान को भी कर रही है, और जब इन तीनों को कर दिया तो बाकी क्या व्यान ही तो है सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको चैन आएगा कि कहीं पर बैठ करके, अगर आपको स्विट्जरलैंड ले जाया जाए, सिर में दर्द और पेट में दर्द हो, आपको आनंद आएगा वहां घूमने का? सच बताना कितना हो जाएगा आनंद? 50% या 10% या पता नहीं और भी कम हो सकता है। अच्छे से अच्छी जगह ले जाए। अब बोलिए कृत्य। एक बार वो आप फिर से बता दीजिए, एसिडिक समान वायु का, एसिडिटी और गैस्ट्रिक का क्या बताया आपने? आपको पता है ना, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, है ना, समान वायु नहीं, मैं कह रहा हूं समान वायु का क्षेत्र है हृदय से लेकर के नाभि तक, पेट का। ये तो पता है ना आपको, सबको नहीं पता? प्राण कितने होते हैं? पंच प्राण होते हैं कि नहीं होते हैं? पहला प्राण होता है हृदय, कंठ से लेकर हृदय तक। लगाओ हाथ, लगाओ हाथ, अभी याद आ जाएगा। सीधे करो, है ना, कमर सीधी, यहाँ रखो हाथ, एक दूसरे को रखो हृदय पर, है ना, पेन वैन छोड़ो, है ना। ये हो गया प्राण वायु। क्या बोलते हैं? प्राण। पंच प्राण है ना, तो पहले प्राण का नाम ही प्राण है। क्या है? प्राण। तो प्राण। अब कंठ से लेकर सिर पर्यंत ये है उदान। बोलो, हाथ रखो और बोलो उदान। उदान कैसे याद आएगा? ऊपर है इसीलिए उदान, उड़ान, उड़ान ऐसे याद करो। उड़ान, फ्लाई, ऊपर है, ऊपर का क्या करते हैं? फ्लाई तो करते हैं ऊपर, है ना, तो ऊपर है इसीलिए उदान वायु। और प्राण यानी फेफड़ों की तरफ है इसीलिए प्राण वायु। तो प्राण वायु और उदान वायु, प्राण वायु और उदान वायु, याद हो गया? ठीक है, इतना तो इजी हो गया। अब आ जाओ, हृदय पर एक हाथ रखो, दूसरा हाथ नाभि पर रखो, बोलो समान। नाभि के जस्ट नाभि पर टच करो, है ना, हृदय पर और एक नाभि पर, बोलो समान। कैसे याद आएगा? बोले तुमने कितना भोजन किया? जितना तुमने किया। तुमने तो मेरे समान ही भोजन किया। हो गया? थोड़ा बहुत स्टोरी हो गई क्या कोरिलेट? समान, दोनों भाइयों ने समान मात्रा में भोजन किया। तो पेट है, पेट भोजन से जुड़ा हुआ है, समान समान ऐसे करके हो सकता है आपके पास और अच्छी ट्रिक हो, उससे याद कर लो। पेट वाला जो भाग है वो है समान, नाभि से हृदय पर्यंत। ठीक है, क्लियर? 3 प्राण हो गए। अब नाभि पर एक हाथ रखो और एक हाथ बिल्कुल नीचे अर्थात गुदाद्वार तक, है ना, तो वो है अपान वायु। अपान वायु बोलो, अपान प्राण बोलो, कुछ भी। कितने हो गए? 4। व्यान मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे शरीर, वेन्स, है ना, वेसल्स, सब में। समझ में आ गया क्या? चलो, अपान वायु को, अपान क्या? उदान वायु का है कामाक्षी? उदान, ठीक है, इशारे से बताना, अब किसी को अनम्यूट नहीं करना ना। मधुलिका जी, अपान वायु का है? नाभि और गुदा, नाभि से गुदा पर्यंत, है ना। समान वायु क्या है आशा जी? समान वायु, हाँ, हृदय से नाभि पर्यंत, हृदय से नाभि तक। हाँ। अंजलि जी, अब प्राण वायु का है? प्राण वायु यहाँ तक, कंठ से हृदय तक। बहुत बढ़िया। और व्यान वायु कहाँ होती है जी? व्यान वायु, हाँ, इन सब वायुओं को प्राण भी बोलते हैं, है ना। तो पहले प्राण का नाम प्राण है, दूसरे का नाम उदान, तीसरे का नाम व्यान, फिर समान और फिर अपान। आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई क्रम नहीं है इसमें, है ना। जब हवन वगैरह करते हैं ना, तो हवन में भी ऐसे प्राणों के मंत्र आते हैं। क्यों श्रुति जी आते हैं ना? ओम प्राणाय स्वाहा, इदम प्राणाय इदम नमः, ओम अपानाय स्वाहा। एक वो मंत्र भी आते हैं जो दैनिक अग्निहोत्र में गाते हैं। कौन से आते हैं? ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। 3 मंत्र आते हैं ना प्राणों के, है ना। तो प्राण में प्राण का जुहोना, ये एक उपनिषद का बड़ा सुंदर प्रकरण है। आपके तो नहीं है, 4थे नंबर जो मास्टर करोगे तब थोड़ा बहुत आएगा।
प्राणे जुहेति, जुहोति, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। खैर, अब बताओ, ये पंच प्राण क्लियर हो गए, है ना? और इसी के पंच उप प्राण भी होते हैं। ये पंच प्राण अपन पहले पढ़ चुके हैं, सब लोगों को पता होगा, पढ़ चुके हैं ना? नहीं पढ़ चुके हैं? नहीं सर। चलो, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान लिख लो, पंच प्राण, है ना? आपको इसमें जोड़ दूं क्या? मीटिंग ऑन करके लैपटॉप से जोड़ देते हैं। प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, या प्राण, व्यान, या प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कुछ भी लिख दो, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जगह पता होनी चाहिए कि कहां से कहां तक कौन से प्राणों का स्थान। अब इससे मतलब क्या, ये यहाँ पर क्या होता है, शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। उन 5 प्रकार की वायु जहां जहां पर है ना, जो जहां इसकी लोकेशन एरिया है, जुरिस्डिक्शन है, तो उसी जुरिस्डिक्शन के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करते हैं। अगर समान वायु बिगड़ी हुई है तो समान वायु को आप ठीक कर दीजिए। तो समान वायु जिस जिस ऑर्गन पर इफेक्ट डाल रही है, छोटी आंख, है ना, छोटी आंख, स्प्लेन, लिवर आदि आदि, वह प्राण सही होते ही सारे अंग सही हो जाए। जीरे को उबाल कर उसका पानी पिया जाए तो स्प्लीन की ताकत बढ़ जाती है। देखो, एक बढ़िया सुंदर प्रयोग बता दो, पूर्वजों का, बहुत सालों से, जो कई सारे हजारों लोग करते आए अपने भारत में, और 100 वर्ष से अधिक की आयु ली है उन्होंने। वो प्रयोग है, प्रतिदिन रात्रि को भोजन करने के आधे या 1 घंटे बाद, लिखना चाहो लिख लो, आप करना चाहो कर लो। इससे वात, पित्त, कफ तीनों शमन होते हैं और हमारी आयु भी बढ़ती है, निरोगी बनता है व्यक्ति, इम्यूनिटी बढ़ती है ना? और खाने की 50 से ज्यादा चीजें पच जाती है। आप ये सोचोगे ना, ये खाएं तो ये पचता नहीं है, दूध पचाने के लिए सौंठ डालना पड़ता है, इलायची डालनी पड़ती है, फलानी चीज पचाने के लिए ये करना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीजें पचाने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं लेनी पड़ेगी। प्रतिदिन भोजन के, रात्रि के भोजन के बाद आधा चम्मच अजवाइन को आप चबा चबा कर खा लीजिए, ठीक है? इजी होती है, कोई कड़वी नहीं होती है अजवाइन, चबा चबा कर बिल्कुल मुखवास की तरह आप खा लीजिए। और प्रतिदिन रात को आपको मेथी भिगोनी है, 1 चम्मच मेथी, सुबह खाली पेट जब आप पानी पीते हैं तब उसको चबा चबा के खा जाना, पानी पी लेना, बस वही वाला पानी जिसमें भिगोई थी। इतना छोटा सा काम तो कर सकते हो ना प्रतिदिन। सभी जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ बने रहेंगे, जो बीमार हो गए हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है, सीधा गणित है। मेथी का तो मैं करती हूँ। अब इसको प्रतिदिन अपने जीवन में ऐड कर लो, सभी, है ना? 10 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं सब इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो बीमारी होनी ही नहीं पड़ेगी, अपन स्वयं ही अपने डॉक्टर हैं, बीमार होना ही नहीं। वात, पित्त, कफ तीनों ही अवस्थाएं शमन हो जाती, सामान्य हो जाती है। कभी कोई चीज, जैसे किसी को दर्द हो रहा है, उसके लिए क्या है, अजवाइन, अजवाइन की सिकाई करो। किसी की एसिडिटी हो रही है तो अजवाइन का पानी पिलाओ। किसी की गैस्ट्रिक हो रही है, अजवाइन खिला करके और क्या करा दो, गुनगुना पानी पिला दो, है ना? तो वात, पित्त, कफ तीनों में अजवाइन काम करती है, ठीक है? ऐसे ही मेथी वात, पित्त, कफ तीनों में करती है। अब बोलो, आपके किसी के सवाल हो? श्रुति जी बोलिए। सर मैं ये कह रही थी, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, अगर ऐसे लिख ले तो। हाँ, ऐसे लिख लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? प्राण प्राण, उदान प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण और अपान। नहीं, वो मैं इसलिए कह रही थी लाइन से हो जाएंगे, अच्छा, जैसे सिर टू प्राण, कंठ। अपान, हाँ उदान, ऐसे लिख लो। प्राण, हाँ, ऊपर उदान से लिखना चाह रहे हो क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ, लिख लो, कोई समस्या नहीं है, आगे पीछे किया जा सकता है, इसमें कोई भी क्रम नहीं है ही नहीं कहीं क्रम, ठीक है? ये आपकी सुविधा की दृष्टि से है, बस आपको जगह पता होनी चाहिए इसकी। अगर कहीं पर कोई सवाल आता है रैंडमली, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, मान लो वहां पूछ लिया गुदा द्वार किस प्राण के अंतर्गत आता है, तो अपान प्राण अपने को पता होना चाहिए। पैर का घुटना कौन से प्राण के अंतर्गत आता है? व्यान में आता है ना? अगर किसी ने पूछ लिया कि लिवर कौन से प्राण के अंतर्गत आता है, तो समान में आता है। आंखें कौन से प्राण में आती है, तो किस में आती है? उदान में आती है। उदान, उदान। ऐसे ही 5 के
उपप्राण भी होते हैं, है ना। वो होते हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। अभी आपको इसमें शेयर कर किस देता किसका हूँ। है वो भी बता दीजिए, नहीं नहीं, कौन सा इसके किसका ऊपर है। नहीं है, बस यही लिखना है आप, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। इसकी टेबल जब आपको देंगे वो डिटेल में तब देखेंगे। अभी तो केवल टेंटेटिव ये लिख लो कि अपने को प्राण और उपप्राण के टॉपिक को भी थोड़ा समझना है, बस इतना सा लिख लो ना। इसकी स्लाइड्स के माध्यम से बड़ा समझाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आंखें झपकना कौन सा उपप्राण करता है, छींकने में कौन से उपप्राण का कार्य होता है, उबकाई में डकार में कौन सा उपप्राण काम करता है ना। वो अभी आगे देखेंगे जब, अभी प्रकरण नहीं। अभी तो ये समझ लो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय लिख लो। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। एक बार और बोल देता हूं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। अब बताओ ये 10, ये 10 के 10 प्राण और उपप्राण कौन सुना सकता है बताओ। सुना सकते हो, सुना दो। चलो एक बार श्रुति जी आप सुनाओ। उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान। नाग, कर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग कूर्म है, कूर्म। कूर्म, अच्छा। मैं बोलूं? उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान। और नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्त, धनंजय। ठीक है, और बोलिए नेक्स्ट। प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, त्रिकल, धनंजय, देवदत्त। नहीं, देवदत्त पहले आएगा ना, इस क्रम में याद करोगे तो नाग, याद रह कूर्म, जाएगा। त्रिकल, देवदत्त, धनंजय। देखो मैं लिख भी रहा हूं ना, देख लो। पंच प्राण और उपप्राण, है ना। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ठीक है, ये तो प्राण हो गए। अब उपप्राण की बात करते हैं, तो उपप्राण है नाग, कूर्म, नाग यानी सांप, कूर्म यानी कछुआ, ऐसे याद कर लो। नाग, कूर्म, कृकल, परीक्षक को ये नहीं बताना है कि कछुआ, उसको तो कूर्म ही बोलना है। कछुआ तो मैं बता रहा हूँ कि कूर्म संस्कृत में कछुए को कहा जाता है। कूर्म संस्कृत में कछुए को कहा जाता है। और आपने एक बार देखा भी है, वो कूर्मासन का लिखा ना आपने, कूर्मासन देखा था ना, एक कूर्मासन, कुक्कुटासन। तो कृकल, देवदत्त और धनंजय हो गया क्या? क्लियर है? किसी और से पूछने की जरूरत है? कामाक्षी बोलोगे? प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। और उपप्राण है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ठीक है, सुरेश जी बोलेंगे। प्राण, अपान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कुकल और देवदत्त। देवदत्त और धनंजय, हाँ। और हाँ, अभी आपने प्राण भी 4 ही सुनाए थे ना। चलिए ठीक है, हो गया क्या? सबका क्लियर हो गया? बस हाँ, एक, हाँ ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे थोड़ा। ह्यूमन बॉडी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, इन दोनों का अर्थ क्या होता है जी? बोलेंगे? कौन बोल सकता है? सुरेश जी आप ही बोल दीजिए।
बाहरी संरचना और आंतरिक आंतरिक संरचना, फिजियोलॉजी, फिजिकल क्रियायोग। बॉडी। ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? सेल, सेल का सेल। मतलब क्या होता है हिंदी में? कोशिका, कोशिका। ठीक है, कोशिकाओं का अगर समूह मिला देंगे तो आशा जी क्या बनेगा? टिश्यू। बाकी म्यूट कर दीजिए ना, टिश्यू बन जाएंगे। हाँ, और टिश्यूज को अगर ग्रुप कर देंगे तो क्या बनेगा आशा जी? ऑर्गेन। ऑर्गन बनेगा। ठीक है, कृतिका जी कुछ ऑर्गन्स के नाम बताओ, तीन ऑर्गन्स कोई भी ऐसे हो जो नाम बताओ। हार्ट, लंग्स, स्टमक। स्टमक इज नॉट अ ऑर्गन। ब्रेन। ओके, ठीक है। स्टमक बोलते हैं तो आमाशय है ना, लेकिन वो खाली जगह, कैविटी मात्र है ना? ठीक है, ऑर्गन नहीं है, वहां भोजन जाता है। जैसे पक्वाशय है ना, ऐसे आमाशय। आशय का मतलब होता है जिसमें कोई चीज रहती हो, जैसे जल आशय, जलाशय, कर्म आशय, कर्माशय, है ना? ठीक है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इक्वल्स टू, कामाक्षी क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। मीन्स ह्यूमन बॉडी। हाँ। सभी को समझ में आ गया? चलो आगे चलें क्या? किसी को प्रॉब्लम है अभी तक के इसमें? अभी तक ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का कल अर्थ देखा था, और अब थोड़ा सा इसका विस्तार देखते हैं। देखो नोट्स मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए, आपको केवल देखना है और समझना है। अभी लिखना विखना कुछ नहीं है, सब रिकॉर्डेड है, कुछ चिंता नहीं, ये सब मिल चुकी है आपको, कल मिल गई थी, कल आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखी भी होगी। देखो, शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? बॉडी की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट क्या होता है? सेल होता है। अभी अभी देखा सेल कैसा होता है, तो सेल को देख लो, ऐसा होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है, मतलब पूरी चारों तरफ की जो दीवार है उसको भित्ति कहते हैं, है ना? और फिर उसके बाद इसमें लाइसोसोम, है ना? फिर ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है ना, ऐसे काफी सारी, न्यूक्लियस है ना? और तमाम तरह की चीजें इसमें और भी, ये तो बहुत कम बता रखी है, इसके अलावा भी होती है, मोटे मोटे रूप से समझ लो इतनी है। इसका सेल का जो विज्ञान है, साइंस है, वो साइटोलॉजी या सिटोलॉजी कहलाता है। बड़ा वो भी बहुत माइनर होता है, मतलब बहुत ऐसा होता है, डिटेल्ड होता है। साइटोलॉजी सिटोलॉजी के साइंस को ही पढ़ने में कई महीने क्या कई साल भी लग सकते हैं, अगर पूरा डिटेल में देखा जाए, उस पर सर्च की जाए। अपने वैसे सेल का चैप्टर देखा जाए तो 15 मिनट से ज्यादा का है ही नहीं, और अगर इसको डिटेल देखा जाए तो कई वर्ष भी लग सकते हैं। ठीक है, इतनी मोटी बुक आती है साइटोलॉजी की। लॉजी और ग्राफी तो पता होगा ना आपको, किसको कहते हैं? लॉजी और ग्राफी पता है किसी को? चलो कृतिका जी को पता है, बताएंगे, बताओगे? स्टडी। स्टडी यानी लॉजी, और ग्राफी यानी चित्रण। हाँ, डायग्नोस करना किसी चीज को, सामने ले आना कि इसके बाद इसका आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना, उसका कुछ ग्राफिकल कुछ बनाना, है ना? किस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके मेजर्स क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, अथवा वो कब ऊपर नीचे होती है, प्रेजेंटेशन फिर कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन कह सकते हैं ना इसका। इसमें जो मूवमेंट्स आते हैं, है ना, वो सब कुछ सबको समझ में आ रहा है कि इजी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी भी विषय का जब अध्ययन करके उसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसको ग्राफी कहते हैं। आज करते हैं ना अपन सोनोग्राफी, है ना, और क्या होता है ना, बहुत सारी रिपोर्टें करवाते रहते हैं। एक वो सिर की क्या होती है, सिर की रिपोर्ट, सिर को अंदर डालते हैं मशीन में, कोई बता सकता है? सीटी स्कैन। MRI। एमआरआई का फुल फॉर्म बता सकते हो?
मैग्नेटिक रेडिएशन समथिंग कुछ है। तो ये भी एक प्रकार का ग्राफी और ग्राफी है ना। पहले लॉजी की जाती है, फिर ग्राफी के रूप में आती है। वैज्ञानिक लोग लॉजी और ग्राफी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। भी किसी भी पदार्थ को समझने के लिए फिर उसके ऊपर इन्वेंशन करते हैं और उसके बाद परिणाम समाज को मिलते हैं। बहुत सारी चीजें होती है। तो हम सेल को समझ रहे थे, है ना। ये कल आपको डॉक्टर साहब ने लिखाया भी था, हमने पूरा चित्रण कर रखा है आपके लिए, इसका ग्राफ बना रखा है। तो कोशिका के क्या कार्य होते हैं। अच्छा, किसी से परिचित होना होता है तो आप कैसे परिचित होते हो? उसका नाम पूछते हो ना, फिर काम क्या करता है वो भी पूछते हो, और तीसरा रहता कहाँ है वो भी पूछते हो। 3 चीजें पता लग जाए तो थोड़ा बहुत जान पहचान तो हो ही जाती है। बाकी जानने के लिए तो जिंदगी भी कम है? सगे वाले कोई नहीं जान पाते, तो औरों को तो क्या बात करें, है ना। और वैसे देखा जाए तो ट्रेन में बैठकर 2 घंटे के सफर में भी आप इतना जान लेते हो, लगता है कैसे कोई पिछले जन्म का ही कोई नाता होगा, इतना पक्का मित्र बन गया और सालों साल आप इससे रिश्ता निभाते चले जाते। ऐसा भी होता होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा, सबके साथ होता है, अनजान लोगों के साथ भी हो जाता है। और कुछ परिचितों के साथ भी कई सालों तक बनती नहीं, ऐसा भी होता है। सगे रिश्तेदारों के साथ होता है। ये क्या है? ये है आभा मंडल, ऑरा। ऑरा कैसे क्रिएट होता है? व्यक्ति के कर्मों से क्रिएट होता है, दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। लेकिन जो पवित्र हृदय वाला होता है ना, वो ऑरा को पकड़ लेता है, और ऑरा पकड़ लेता है तो अपने आसपास वो लिमिटेड लोगों का ही दायरा रखता है, ज्यादा रखता नहीं। और नहीं तो कुछ परमात्मा ने भी ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है, नेगेटिव ऑरा वालों से आपकी ज्यादा बनेगी नहीं अपने आप। या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे या आप उनसे दूर हो जाओ। अब व्यक्ति जबरदस्ती आकर्षण विकर्षण के चक्कर में पड़ करके उसके साथ जुड़ा ही रहे तो वो दुखी उठाएगा और क्या करेगा। नेगेटिव ऑरा वाले से क्या होगा, फायदा मिलेगा क्या? तो पॉजिटिव ऑरा वाले के साथ में जब भी रहेगा, निश्चित रूप से अनजाने में रहे। कभी होता है ना, आप लोग भी कभी अनजान व्यक्ति भी बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी बहुत जानकार व्यक्ति भी आपको इसका उपस्थिति 1 मिनट भी आपके कमरे में बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा होता है कई बार। और अनजान व्यक्ति के अंदर से भी बहुत अच्छी किरणें निकलती होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पवित्र आत्मा हमारे पास में आ गई। ऐसा हुआ क्या कभी सबके साथ? सबके साथ हुआ होगा, नोट करना, और कई बार हुआ होगा। ये ऑरा है, आगे आएगा ये भी। जब आप योग में और आगे बढ़ोगे तो इस ऑरा के बारे में कम से कम 5 कक्षाएं होंगी। अभी लेवल 3 तक तो कुछ भी नहीं, लेवल 4 में ऐसी डीप चीजें, दार्शनिक चीजें आएंगी। तो कभी होगी तो बताएंगे आप, और कभी ऐसे ही मस्ती मस्ती में कभी क्लास लेंगे तो आधा 1 घंटा ऑरा पर चर्चा कर लेंगे, तो आपके जीवन के 50 सवाल तो ऐसे ही हल हो जाए। आप सोचते रहते थे ना, कोई विद्वान मिले तो उनसे सवाल पूछे, मन में बहुत सवाल है, और पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने पूछे हैं, कहीं हमें पागल नहीं समझे, ऐसे लगता है कभी कभी। तो क्योंकि एक का उत्तर देते ही 2 और खड़े हो जाते हैं सवाल, ऐसा कभी कभी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है एक ऐसा उत्तर मिल जाता है आपको मास्टर की वाला, कि जिससे आपके 10 से ज्यादा सवाल अपने आप ही हल हो जाते होता है ना। तो ऐसे मास्टर की वाली चीजें उस ऑरा वाले लेक्चर में आएंगी, और बहुत सारी ऐसी जो आपकी आज तक बहुत सालों तक आपने अनुभव की, वो सब आपके हृदय से निकल निकल आपको लगेगा यही तो थी वो चीज जिसके बारे में मैं सोच रहा था या सोच रही थी, उसके बारे में आज बता दिया। अब इसको कोरिलेट करके आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, कई सवाल हल हो जाएंगे अपने आप। खैर, वो अपने व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, फिलहाल परीक्षा में नहीं आना, लेकिन फिर भी चलो योग के व्यक्ति हो तो गहरी बात तो करनी ही चाहिए और समझनी भी चाहिए। नहीं तो आप केवल इन शब्दों तक ही सीमित रह जाओगे। किसी को योग सिखाने का क्या मतलब? शब्द ज्ञान तो आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेके आए हो, वहां अगर गहरा उतार दिया जाता तो आज यहाँ थोड़ी आप हमारे साथ जुड़ते। आत्मा का ज्ञान तो वहां ही नहीं, पराविद्या तो है ही नहीं, सारी अपराविद्या है। क्या कह रहे हैं कृतिका जी? ये कटाक्ष था। नहीं, कटाक्ष नहीं, वास्तविकता है। मेरी भी यही वास्तविकता है। मैं भी वहां पर ही अगर ज्यादा उतार दिया गया होता तो यहाँ पे नहीं आते। नहीं, वहां उतारने वाली विद्या ही नहीं है, वहां तो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है। आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको भी मुझे भी। और जितना जल्दी स्वीकार करोगे, और आप स्वीकार करते हो, सभी लोग करते हो। अधूरा ज्ञान है वहां केवल धन कमाने से संबंधित है, आत्मा की संतुष्टि के लिए वहां कुछ भी नहीं है। इसीलिए विदेशी व्यक्ति हो चाहे देश का व्यक्ति हो, स्पिरिचुअलिटी का उसको सहारा लेना ही पड़ता है। और यही जीवन की वास्तविकता है, और यही हमारा आधार भी है। ये नहीं किया तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अक्षर ज्ञान पढ़ के तो क्या कर लिया?
है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये वास्तविक बात है, कटाक्ष वटाक्ष कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, अपने जीवन की वास्तविकता, और इसी यही दिशा है अपने जीवन की, इसी पर चलना ही है, जिंदगी भर चलना है। आप आए हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कदम रख करके परीक्षा पास करके साइड कर लोगे। ये अगर आप कोई अच्छा टीचर मिल गया ना समझाने सिखाने वाला, और आपने भी पूरा 100% दे करके समझ सीख गए, तो आप जिंदगी में इस पथ से हट नहीं सकते, और ये पथ सुलझा देगा अंदर से आप। इसीलिए इसको कटाक्ष नहीं मानना, वास्तविकता मानना। और आपका अपना ही कोई होगा इतना गहरी बात समझाएगा, वरना तो कोई नहीं समझाएगा। शिक्षक होते हैं पढ़ा करके बोर्ड से साइड हट जाते हैं शिक्षकों का ज्यादातर, और आजकल के सारे शिक्षक लगभग व्यापारी हैं। क्यों मधुलिका जी, ठीक कह रहा हूँ क्या? ऐसा है कि नहीं है, बताओ। ब्राह्मण का कार्य लगभग, सबकी बात नहीं कर रहा, लगभग बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से पढ़ाते हैं, है ना। हमारी तरह भी कुछ होते हैं जो दिल से पढ़ाते हैं, बाकी ज्यादातर लोगों ने व्यापार ही बनाया, ज्यादातर। ऐसा है कि नहीं है, बोलो मधुलिका जी, गलत बोल रहा हूँ क्या? सर एक्सेप्शंस तो सभी जगह मिलते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, है ऐसे तो है ही ना, सारी दुनिया में है ना। तो ऐसा भी है, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सबको कि हमें ज्ञान लेना है, जानकारी नहीं लेनी है, ज्ञान लेना है। शिक्षक हो अथवा क्षत्रिय हो, सभी वर्णों में अपवाद तो होते हैं। अब उन अपवादों को लेकर के अपन अगर सारे वर्ग को कुछ बोलें तो वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शिक्षक हैं तो समाज है, समाज शिक्षक ही नहीं होंगे तो समाज क्या। आप 5 सितंबर को जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन मनाते हो तो एक वाक्य खूब सोशल मीडिया पर घूमता है ना। क्या है? जन्म और मृत्यु शिक्षक की गोद में पलते हैं, ऐसा कुछ होता है, सुना क्या कभी? निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में पलते हैं, ऐसा था, शिक्षक के गर्भ में पलते हैं। शिक्षक चाहे तो निर्माण करवा देवे आपसे, और चाहे तो प्रलय करवा दे, तबाह भी हो सकते हो आप इसी नॉलेज से। लोग हुए ना, वायरस इधर उधर सीख साख करके पूरी दुनिया में तबाही फैलाई ना। किसी से तो सीखे होंगे, और किसी से नहीं तो इंटरनेट से सीख गए होंगे, कुछ तो सीखे होंगे। तो किसी से परिचय होने का कारण क्या, काम क्या, फैक्टर क्या होते हैं? 3, नाम, काम और पता। ठीक है, पता, सेल का पता है आपको, पूरे शरीर में ही है, बिना सेल के तो टिश्यू ही नहीं। और काम क्या होते हैं, और नाम अभी देख लिया, फोटो भी देख लिया। तो काम मुख्य रूप से, वैसे तो कोशिका के बहुत काम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखते हैं ऑक्सीजन का ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, पाचन डाइजेशन करता है, फिर एसिमिलेशन स्वांगीकरण करता है, शरीर को लगाता है, और फिर वेस्टेज मटेरियल जो होता है उसका निष्कासन करता है। और इसके भी दौरान क्या करता है? प्रजनन भी करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनाता है। और फिर कोशिकाएं मृत भी हो जाती है, फिर रिजुवेनेट हो जाती है ना, तो पुनः निर्माण हो जाती है, इसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलें, रेड वाला क्लियर हो गया? तो कह रहे हैं एक जैसे आकार की, देखो आज 8:15 चलाया तो 9:15 तक तो चलाए, है ना। थोड़ा ये सिस्टम को देख लेंगे, 9:10 9:15 तक देख लेते हैं, ताकि 1 घंटे का ख्यात हो। एक जैसे आकार की कोशिकाएं एक समूह में एक जैसा काम करती है। जैसे अपन ने बोल दिया सारा प्राणी जगत, अब सारे प्राणी जगत में कितने सारे लोग हो गए ना। अब गधों का समूह सारे क्या कहलाएंगे? गधे। गायों का समूह सारे क्या कहलाएंगी? गाय। शेरों का समूह सारे क्या कहलाएंगे? शेर। तो शेर कहाँ जाके रहेंगे? शेरों के बीच में जाके। ठीक है, गाय कहाँ आके रहेगी? गायों के बीच में। मनुष्य कहाँ रहेंगे? मनुष्यों के घर, मनुष्यों की तरह मकान बना के रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? तो ये सारे क्या कहला रहे? प्राणी कहला रहे। ऐसे ही सारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं क्या कहला रहे? कोशिकाएं या सेल कहला रहे। तो एक जैसी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो एक जैसे उत्तकों का निर्माण करती है, यानी एक टाइप के उत्तक बनाती है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू आपने पढ़ा होगा 8वीं 10वीं क्लास में, जिसको उपकला उत्तक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजी उत्तक, है ना। ऐसे 4 प्रकार के मुख्य रूप से उत्तक होते हैं, अभी देखते हैं उसको भी। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, है ना, और एक जैसा कार्य करती हैं, वो भी जरूरी है। एक जैसे आकार की और एक जैसे कार्य करती है ना। कोई गधा मनुष्य की आवाज में नहीं बोलता, सारे ढेंचू ढेंचू ही करते हैं। कोई शेर मिमियाता नहीं है, सारे दहाड़ते ही। ठीक है, इस प्रकार से एक जैसा कार्य।
कोई शेर आपके घर के सामने नहीं आता कि साहब मेरे को रोटी दो, वो तो मांसाहारी है तो मांस ही खाए। तो एक जैसा कार्य भी करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उनको उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यूज कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अच्छा, इन उत्तकों को अगर आप ग्रुप कर दो तो क्या बनेगा? सिस्टम ऑर्गन बनेगा। तो हार्ट, लिवर, किडनी आदि आदि ये होते हैं। और कई अंग अगर मिल जाए, बहुत सारे अगर ऑर्गन्स मिल जाए तो क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। तंत्र यानी सिस्टम बनाते हैं, या ऑर्गन सिस्टम भी बोल लेते हैं लोग इसको, है ना, या सिस्टम बोलते हैं। जैसे पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र, है ना, क्या कहते हैं श्वसन तंत्र को? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे और भी सभी सिस्टम अगर मिलाते हैं तब जाकर के ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर कहते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आज के जगत में, आधुनिक मेडिकल साइंस में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में मनुष्य शरीर नाम की कोई भी इकाई होती नहीं है। वो कहते हैं देयर इज नो ह्यूमन बॉडी। मनुष्य शरीर कहीं है ही नहीं, साइंस शब्द ही नहीं है कहीं। मनुष्य शरीर किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस टाइप्स, या ग्रुप ऑफ सिस्टम्स मोटे रूप में कहें। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या है? किसी भी प्राणी की बॉडी हो सकती है ना। आगे चले, कैसे बना देख लो। कोशिका से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन बने, ऑर्गन से सिस्टम बने, फिर एक मनुष्य शरीर। कितने एपिथेलियल, उपकला उत्तक, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक यानी मसल टिश्यू, और संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यूज। जो एक अंग को या एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं उनको संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर के अंग कितने कितने मुख्य रूप से दिखा दिए हैं, खाली एरो लगा करके। हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्टमक आ गया स्टमक, किडनीज, है ना, ब्लैडर। मैंने इसीलिए 2 चीजें बताता हूं मैं हमेशा। स्टमक वैसे कोई अंग नहीं है कैविटी, लेकिन इसको अंग में भी ले लिया जाता है कि आमाशय के एक प्रकार बना करके वैसा है, लेकिन प्रॉपर देखा जाए तो ऑर्गन है। प्रॉपर टेक्निकली देखा जाए तो ऑर्गन नहीं है ना, एक स्थानिक थैली मात्र, ऐसे समझ लो। पेट जिस पर आप हाथ लगाते हो ना, पापी पेट का सवाल। ब्लैडर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मूत्राशय। और इंटेस्टाइन्स किसको कहते हैं? आंतों। 2 होती है ना, छोटी और छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। पेनक्रियास, अग्न्याशय, है ना, जिसमें से अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार के सेल्स निकलते हैं। इंसुलिन निकलता है ना। ग्लूकोज को जो सामान्य रखता है हमारे शरीर में, अगर वो सामान्य नहीं हो तो हम क्या हो जाएंगे? डायबिटिक हो जाएंगे, है ना। वो भी बीमारी है एक, और बड़ी बीमारी है। लिवर, यकृत, सबसे बड़ी शरीर की अगर अंतःस्त्रावी ग्रंथि है तो वह लिवर है। सबसे बड़ा अंग है, ऑर्गन, है ना। एंडोक्राइनल ऑर्गन सबसे बड़ा अगर कोई है तो लिवर है। वास्तव में देखा जाए तो एंडोक्राइनल भी एक्सोक्राइनल भी है। पित्त निकलता है, इससे बाइल जूस सीक्रेट होता है। और केवल पित्त नहीं निकलता, रिलीज होता है। पित्त नहीं केवल निकलता, बाइल नहीं निकलता, उसके अलावा भी बहुत सारे पाचक रस निकलते। एक दिन मैं लिवर की स्टडी करने के लिए बैठा, 2 घंटे बैठा हूँगा, मेरा दिमाग घूम गया, मैंने छोड़ ही दी। क्योंकि इसमें से 1000 तरह के रस निकलते हैं। 1000। मैं इसीलिए तो कहता हूँ भोजन करते समय ना टीवी देखो ना मोबाइल, क्योंकि वो दृश्य जैसे आया उसको भी पचाना पड़ता है, और वो सारे जूसेस समझ, आपको मोटे शब्दों में गांव की भाषा में समझा रहा हूँ कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पचाने के लिए, इस दृश्य को पचाने के लिए, इस रील में जो चल रहा है अथवा जो टीवी पर चल रहा है अथवा जो भी सामने चल रहा है, या किसी की बात आ गई या अखबार में कोई खबर पढ़ ली भोजन के समय, तो उसको पचाने के लिए कौन सा जूस निकाल, समझ रहे हो? ऐसा समझ लो मोटे मोटे रूप से कि लिवर कंफ्यूज हो जाता है कि इसको पचाने के लिए मैं कौन सा जूस निकालूं। 1000 जूसेस में भी वो जूस नहीं है जो आपके भोजन के समय बाहर के दृश्यों को पचा ले। आप सोचोगे वो तो खाना पचाने के लिए होता है, दृश्य कैसे पचेंगे? वो भी तो आहार होते हैं, विचार आहार नहीं होते हैं क्या?
विचार आ रहता है। खाने के समय आप क्या कर रहे हो वो बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा। ये हल्का फुल्का मैटर नहीं है, आप इसको हल्के में अगर ले ले। तो मैं एक बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रहा था, मैंने मंगाया था पैसे दे करके बहुत, मैंने कहा इसको पढ़ेंगे तो अपन हो सकता है विद्वान हो जाए। अभी तो है नहीं, मैंने कहा हो सकता है इसको पढ़ने से हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। मैं उसमें एक पार्ट आ गया बीच में, बहुत सारे चैप्टर बड़े बड़े पढ़ने के बाद बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा हुआ था, सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे लिखा हुआ था। और वो चैप्टर का नाम तो मुझे पता नहीं, मैं आपको समरी बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि भोजन के समय क्यों नहीं बोलना चाहिए, और भोजन के समय ना बोलेंगे और चबाएंगे। टाइलिन नाम का जो एक एंजाइम है, कल इसकी बात कर रहे थे, तो वो अगर पूरा अंदर जाएगा, और मुख में भी बहुत सारी जो है पाचक रस बनते हैं, पता है आपको, बहुत सारे पाचक रस मुख में भी लाल ग्रंथियों के रूप में बनते हैं। वो जब भोजन के साथ अंदर जाते हैं तो अंदर पूरा एक सिस्टम तैयार होता है, वो आपके भोजन को कितना ही हार्ड हो वो बचा देता है। अब अपन करते क्या है, बातचीत करें या सीन देखें कुछ भी तो निगल लेते हैं, चबाते नहीं है। आयुर्वेद का तंत्र कहता है कि 32 दांत है तो 32 बार चबाए, आप 16 बार भी नहीं चबाते हो, है ना। खाली पेट भर जाता है, संतुष्टि तो कभी नहीं मिलती अगर ऐसा करेंगे तो। और जो चबा चबा के भोजन करते हैं, पूरे भोजन 15-20 मिनट जितना भी आपको समय लगता है, उस दौरान पूरा बात ही नहीं करते किसी से, बाहर का कोई विचार नहीं सोचते हैं, कोई दृश्य नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो गड़बड़ ये है कि मोबाइल एक टॉयलेट सीट से ज्यादा गंदा होता है एक रिसर्च के अनुसार, पता है ना आपको, पता होगा। दिन भर के 50 हाथ लगते हैं और उसको चलाते भी रहते हैं, मोबाइल भी, वो खाना भी खाते हैं, उसको चलाते रहते हैं, खाना भी खाते हैं, इधर भी रखते रहते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे इन्हीं से दुनिया चल रही है ना। ये नहीं होते भाई साहब तो दुनिया ही खत्म हो जाती है ऐसा लग रहा है उनको देख कर। ठीक है, समझ रहे हो। तो मोबाइल का प्रयोग पास में भी नहीं रखना है। एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था, उसकी छोटी सी बात शेयर करता हूँ। वो कहते हैं आप भोजन कर रहे हो उस समय टीवी का स्विच ऑन भी नहीं होना चाहिए, उसका प्लग निकाल, उसमें जो लाल लाइट जलती है ना, उसके बाद भी उसमें से कुछ रेडिएशन निकलते हैं, पता है टीवी में से, टीवी के अंदर से, और काफी घंटों तक निकलते रहते हैं। इसीलिए उसका बहुत सारा एक रिसर्च आपने पढ़ी होगी कि मोबाइल फोन को हमें लेफ्ट से लगाना चाहिए, प्रयोग करें तो ब्रेन पर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता अगर लेफ्ट पर लगाएंगे तो, प्रयोग करें तो लाउड स्पीकर से बात करें या ईयरफोन लगा के बात करें। ये सब हमारे इस लीवर को, जो ये दिख रहा है, लीवर को अच्छा रखने के लिए थे। और दूसरा लीवर को अच्छा रखने के लिए आज एक उपाय बता दिया है, अजवाइन का और मेथी दाना का। ये आप करना शुरू कल से ही। ये मत सोचना कि मेरे को फलानी बीमारी है, फलानी दवाई चल, कुछ भी चल रहा है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस कोई भी आपकी सर्जरी वगैरह हुई हो तो 1-2 महीना हो गए हो तो आप इसको शुरू कर सकते। इतने सारे तंत्र होते हैं शरीर के, ऐसे मैं बताने बैठूं तो कई घंटे हो जाएंगे, मैं इसीलिए बताता नहीं हूँ, वरना रिसर्च की तो बहुत सारी बातें हैं, वो फिर आपकी परीक्षा में नहीं आएंगी, वो आपके जीवन में, करियर में तो काम आ जाएंगी, लेकिन परीक्षा में काम नहीं आएंगी। तो मैं यही सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा परीक्षा उपयोगी मटेरियल करें, फिर ज्यादा, बाकी तो आप सीखते रहना, हम तो यही है। मैं 100 साल से पहले थोड़ी कहीं जाऊंगा, है ना। मानव शरीर के तंत्र ये सारे हैं, देख लो, है ना। तो अगर मैं इस ऊपर से इस सेकंड वाले पर जहां मेरा एरो है, अगर मैं इसको बोल रहा हूं, ये कौन सा वाला सिस्टम दिखा रखा है अंजलि जी, ये सेकंड वाला ऊपर से, राइट से सेकंड वाला तंत्र अगर है तो ये कौन सा सिस्टम है? श्वसन तंत्र, मसल, त्वचा। अच्छा, कोई बात नहीं, कृतिका जी आप बता दो, कोई नहीं। रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। और कामाक्षी अगर इसको अपन देखें तो ये वाला कौन सा है, नीचे से 4th नंबर? डाइजेस्टिव। बहुत बढ़िया, ठीक है श्रुति जी, आप भी यही बोलने वाले थे? ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा? आगे इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, कंकाल तंत्र जो हमारे शरीर का क्या ढांचा है, सीधे एक बार बैठो, आप स्केलेटन बनवाते हो ना अपने मकान का, कभी कभी बनवाते हैं ना, या कभी क्वार्टर अलॉट होता है तो बना बनाया मिलता है, कई बार अपन को उसको तुड़वाना नहीं होता, अपन उसको उसी के ऊपर चेंज करते रहते हैं। तो पहला है हमारे शरीर का ढांचा, जिसको हम कंकाल कहते हैं।
है ना, वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम है, या स्केलेटन भी बोलते हैं, स्केलेटल। आगे चलते हैं। जो हड्डियों वाला जो भूत के तरह से दिखाते रहते हैं ना अपने फिल्मों में, वो ये स्केलेटल, उसी के आधार पर डराते रहते हैं। मांसपेशियन, दूसरा है मस्क्यूलर, है ना, ये आप लिख लेना अपनी नोट्स वाली कॉपी में सारे। त्वचा, इंटीग्यूमेट्री, स्किन सिस्टम। फिर तंत्रिका, तंत्र, नर्वस सिस्टम। अंतःस्रावी, एंडोक्राइन सिस्टम। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण या अभिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। लसिकीय संस्थान या तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। डाइजेस्टिव या डाइजेशन सिस्टम, क्या कहलाएगा? पाचन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम। देखो, कोई भी चीज अगर अपन खाते हैं ना, और एक डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, एक जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र आदि आदि, और उत्पादक तंत्र, ऐसे बहुत सारे नामों से कहलाते हैं। कोई भी चीज अपन खाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, बोलो, कौन वो बता सकता है? क्या वो चीज जाएगी, पेट में जाएगी, है ना, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो बताओ कामाक्षी, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? सलाइवा, सलाइवा से फिर ईसोफेगस में जाता है। जाकर नहीं जाता तो है, पहुंच गया, चलो पेट में पहुंच गया। अब क्या होगा? अब पेट के अंदर HCl होता है, उससे फिर डाइल्यूट होता है खाना। डाइल्यूट होता है। देखो, पहला पहला शब्द समझ लो, इसने कामाक्षी ने अच्छा बढ़िया बता दिया। तो क्या है? पहला पहला काम होता है डाइल्यूट होना, घुलना, ठीक है। अब वो कौन सा केमिकल जाकर के कर रहा है उसको मैटर नहीं है, अभी पहला पहला काम हो रहा है डाइल्यूट होना। अब उसे पचाने की कोशिश की जाएगी, यानी डाइजेशन, पचाया जाएगा। बाहर पकाते हैं और अंदर पचाते हैं, अंदर भी अग्नि है, बाहर भी अग्नि है। तो पहला डाइल्यूट, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एसिमिलेशन, और चौथा एक्सक्रेशन। हिंदी मीडियम वालों को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? घुलना, पचाना, अंगों को लगना, और निष्कासित, बाहर निकलना, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। हो गया, 4 चीजें हो गई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? 4 पॉइंट बना के लिख दोगे इसको? डाइल्यूट, डाइजेस्ट, एसिमिलेट एंड एक्सक्रेट। क्लियर? आगे चले क्या? ये केवल कुछ नहीं था, ये 12 नाम, 11 नाम थे, इसमें कुछ भी नहीं है सीखने लायक, है ना। इसको याद करना है। लेकिन अभी डॉक्टर साहब के तरीका बढ़िया अच्छा है। वो क्या बोलते हैं, पहले स्केलेटल सिस्टम है, फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया, सेकंड वाला सिस्टम देखो, मांसपेशियां लगी, अच्छी, केवल हड्डियां अच्छी थोड़ी लगेंगी, तो मांसपेशियां लगा दी, फिर उस पर त्वचा लगा दी, तो तीसरा सिस्टम याद हो गया। फिर तंत्रिकाएं, खाली त्वचा नहीं, उसके अंदर तंत्रिकाएं भी है, नर्व्स भी हैं बहुत सारी, और केवल इससे थोड़ी काम चलता है। अंतःस्रावी तंत्र, अंदर अंदर बहुत सारे श्रवण भी होने चाहिए, है ना, सिक्रेशन होने चाहिए बहुत सारे हार्मोनल एंजाइम्स, बहुत सारी चीजों के। फिर उसके बाद वो कैसे आगे से आगे कैसे पहुंचेंगे? रक्त के द्वारा पहुंचेंगे, है ना। तो रक्त अभिसंचरण या परिसंचरण तंत्र, लसिकीय, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिकाएं भी होती शरीर। और ये सब किस लिए होते हैं? कि शरीर में भोजन पच जाए, डाइजेशन सिस्टम, है ना। और पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब केवल जीवन इतने के लिए थोड़ी है, रिप्रोडक्शन भी तो होता है। ये ऐसे करके 11 सिस्टम समझ लोगे तो हो जाएगा। आगे चलेंगे, पहला देखते हैं, कंकाल तंत्र। स्कल कहते हैं खोपड़ी की हड्डी को। क्या कहते हैं? स्कल। ये स्कूल नहीं है, स्कल है ना, SKULL। ये सबसे ज्यादा जो पसलियां दिख रही हैं इनको कहते हैं रिब। एक एक रिब है तो सबको मिलाकर रिब्स कहेंगे। और ये केज यानी पूरा पिंजड़ा है तो इसको रिब केज कहते हैं। अस्थियों का पिंजर या अस्थियों का पिंजरा। क्लियर है मधुलिका जी? कोई दिक्कत? फीमर नाम की एक हड्डी होती है। प्रश्न बनेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहां पर होती है, तो आपको लिखना है जंघा की। क्या नाम होता है? तो फीमर होता है, फीमर। फिबुला, टिबिया, पेल्विस,
उल्ना या अल्ना भी कहते हैं कुछ लोग, और रेडियस और ह्यूमेरस, ऐसे करके मुख्य मुख्य हड्डियों के इसमें नाम बता दिए। वैसे पूरी हड्डियां कितनी होती है? 206। श्रुति जी कितनी होती है बच्चों के? 300, बच्चों के 300, बड़ों के 206। 206। क्लियर? समझ में आएगा क्या? इन में से 3-4 चीजें याद कर लेना, रिब याद कर लेना, स्कल कर लेना, फीमर कर लेना, फिबुला कर लेना, ह्यूमेरस कर लेना। ये 5 सब पर एरो लगे हुए, मोटा मोटा, कुछ भी इसमें जटिलता नहीं है, इजी है, सब इजी। अब इसमें से क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? 3rd क्लास का बच्चा भी समझ सकता है ना भाई कौन सी वाली पर किया है। ये देखो साफ साफ लग रहा है जंघा पर किया है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान। सबसे बड़ी जंघा। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियां नहीं होंगी तो आपकी शक्ल और मेरी शक्ल में फर्क कैसे दिखेगा? सब हड्डियों पर, पिंजर सब पर चमड़ी लगी हुई है और सबकी चमड़ी अंदर घुसी, मस्क्यूलर ही नहीं है। भगवान की करामात तो देखो, आप देखो तो सही, सबकी शक्ल अलग अलग बना दी, सबकी आवाज अलग अलग बना दी। इससे बड़ा कलाकार कहीं दिखेगा क्या? है ही नहीं ऐसा, इससे बड़ा कलाकार। सबके मांसपेशियां हैं और सबके त्वचा है, सबके अंदर स्केलेटल है, फिर भी सबकी शक्ल अलग अलग। बताओ इससे बड़ा कलाकार कहां से लाओगे? आप सोच के देखना, बड़ा खुश हो जाओगे। परमात्मा कितना विचित्र कलाकार, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। त्वचा तंत्र है 3 प्रकार की, डर्मस की 3 लेयर होती है, डर्मस, एपिडर्मस और हाइपोडर्मस। डर्मस का मतलब ही त्वचा होता है। तंत्रिकाएं बहुत सारी होती है। स्पाइनल कॉर्ड इसमें सबसे पहला देखो, ऊपर ब्रेन है, उसके बाद ब्रेन और स्पाइन जहां पर जुड़ते हैं उसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला बोलते हैं ना, मेडुला ऑब्लांगाटा। और उसके बाद स्पाइन जब शुरू होती है तो वो पूरा टेल बोन तक चलती है। ये हमारा नर्वस सिस्टम है। अभी समय तो हमारा हो गया है, एक और देख लेते हैं ना छोटा सा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। एंडोक्राइन में देखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं वैसे, ये विस्तार से कभी बताएंगे तो इसके आपको एक चार्ट बना के मैं आपको तंत्रिकाओं का दूंगा, तो उसको थोड़ा सा देखना है। इसमें हमारे समझाने वाली इसमें कुछ भी बात नहीं है, केवल आपको पढ़ने की बात है, छोटा सा है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइनल सिस्टम। आप लोग सोचते हो कि ये भी पढ़ना पड़ेगा कि हम तो योग में आए थे, तो भैया योग कराने वाले को शरीर के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे कराएगा बताओ? फिर तो उल्टा ही करेगा, अधूरा ज्ञान हो जाएगा, नुकसान भी करा सकता है। उसको पता ही नहीं नर्व्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, सेल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी, ये अगर 4 नहीं पता है तो योग कराने वाला भी हो सकता है नुकसान करा सकता है, क्योंकि शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, आप उसको संभाल ही नहीं पा रहे हो, तो प्राणायाम से तो नुकसान भी होगा। ऊपर देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड, बोलो सब, बोलो हाइपोथैलेमस, ऐसे हाथ लगाओ, ठीक है। फिर लगाओ पीनियल ग्लैंड, फिर लगाओ पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर लगाओ थायराइड ग्लैंड, फिर वक्षस्थल के पास लगाओ थाइमस ग्लैंड, फिर पेट के पास लगाओ एड्रिनल एंड पेनक्रियास, फिर और नीचे लगाओ तो ओवरीज ग्लैंड फीमेल में, और मेल में टेस्टिस। हो गए मोटे मोटे, इतने याद रख लोगे? बचपन की याद आ रही है ना सबको? किसी ने स्कूल में पढ़ा होगा सब लोगों ने, बस उस समय ध्यान से नहीं पढ़ा था, है ना? हमने भी नहीं पढ़ा था, हमने भी बाद में ही पढ़ा है, ठीक है। तो ये श्वसन तंत्र है, इसको अपन फिर आगे देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। एक रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये सारी लाल तरह की नसें हैं, एक हरी या नीली तरह की नसें होती है, 2 प्रकार की नसें हमारे शरीर में होती है। लसीकीय संस्थान, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब मैंने मेहनत करके बनाई है पहले 2nd बैच से। पहले वाले बैच को तो पहले ऐसे ही पढ़ाया था, फिर भी सारे पास हो गए। सेकंड, ये श्रुति जी हैं पहले बैच की, हाँ ऑनलाइन। देखो क्यों श्रुति जी, मजा आ रहा है ना? स्लाइड से पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और ना? दूसरा वो भी मिल जाती है पूरी ऑडियो, ऑडियो वीडियो, है ना? और ये स्लाइड्स मिल जाती हैं पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले तो हवा में थे हम। हवा में भी तो निकाल लिया।
देखो हमारे पास भी क्या धीरे धीरे करके वो लगा कि हमें कि इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो वरना पढ़ाने में तो हम केवल बातों से भी आप लोगों को इन सबको भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा टेक्नोलॉजी है तो कम से कम थोड़ा और फायदा हो जाता है और कुछ भी नहीं। अभी भी मैं अगर बोर्ड पर घिसूं तो उसकी बजाय मुझे यूँ लगता है कि ये ज्यादा ठीक है। थोड़ा हमें फिर बैठना पड़ता है, तरीके से करना पड़ता है। कंप्यूटर आता है उसका फायदा हो जाता है हमारा, हाँ? नहीं तो फिर किसी और के पास जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। ये डाइजेशन सिस्टम है। ऐसा इसको एक बार देख लेते हैं छोटा सा, फिर अपन शांति पाठ करते हैं। देखो पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू होता है? अगर आपको लगता है कि पाचन शुरू होता है पेट में तो आपको गलत लगता है। पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये कितनी होती है। एक प्रश्न आया था पिछले 2 परीक्षाओं पहले, सबने छोड़ दिया। सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है? हमें समझ में नहीं आया कि लेवल 1 में इतना बारीकी से पूछेंगे, लेकिन अब समझ में आ गया कि इस बार 6 महीने से टफ कर दिया है, तो अब हम ये भी पढ़ा देते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है। ये डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी तो मोटे मोटे रूप से देखते हैं। फिर माउथ होता है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। ईसोफेगस हो गया, क्या कहते हैं इसको? ईसोफेगस का मतलब क्या होता है? आहार नाल, ठीक है? क्यों भी कामाक्षी आहार नाल कहते हैं? अच्छा, इसको हिंदी नहीं फूड पता। पाइप है। फूड पाइप, आहार नाल, ठीक है। फिर है स्टमक, इधर लिवर है। आहार नाल से कहाँ आता है? स्टमक, यानी आमाशय में भोजन आता है, ठीक है। फिर गॉल ब्लैडर, ये छोटा सा हरा हरा जो लटक रहा है इसके लिवर के ठीक नीचे, यहाँ पर गॉल ब्लैडर है। इसी में पथरी हो जाती है लोगों को, ये निकाल देते हैं कई बार। अगर व्यक्ति पथरी होते ही डायग्नोस करा लगे थोड़ी सी पीड़ा में भी, तो उसका गॉल ब्लैडर का स्टोन खत्म हो सकता है, निकल सकता है, टूट टूट के निकल सकता है। बड़ा काम नहीं है, लेकिन लोग क्या बहुत सीमा पार हो जाती है ना, फिर आते हैं, फिर तो आउट ही करना पड़ता है। तो गॉल ब्लैडर, एक पेनक्रियास है, ये येलो कलर का बढ़िया सा दिख रहा है ना, पाइनएप्पल जैसा ठीक है। आगे चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें भी बहुत सारे सवाल आते हैं, कितने फीट की होती है, कितनी मोटी होती है, बहुत सारी चीजें। लार्ज इंटेस्टाइन, ये कितने फीट की होती है। फिर अपेंडिक्स नाम की एक छोटी सी ग्रंथि दिख रही है। अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका अभी तक कोई प्रयोग नहीं बताया है। ऐसे हाइपोथैलेमस या कोई एक ग्लैंड ऐसी है, पीनियल ग्लैंड या कुछ ऐसी, जिसका आज तक कोई प्रयोग पता नहीं लगा, ना इसका काम पता लगा है ना इसका प्रयोग। वो कहते हैं ये फालतू में बनी हुई है। अब भगवान की व्यवस्था में कुछ फालतू होता है क्या? चींटी भी फालतू नहीं होती। एक रेक्टम और एनस। रेक्टम यानी आंत का, बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग लगभग, और ठीक अंतिम भाग उसका एनस का। इस प्रकार से मुख से लेकर गुदाद्वार तक हमारा पाचन तंत्र यहाँ पूरा होता है। ये मैंने केवल आपको ब्रीफ मोटा मोटा बताया। डिटेल की स्लाइड्स जब आपको बना के देंगे तब पता लगेगा। एक और छोटी सी बात और बता दूं कि किडनीज हमारी हमेशा एक्सक्रेटरी सिस्टम में आती है। कहीं आप समझ लो कि किडनीज हमारी उस दिन भी किसी ने बताया था कि डाइजेशन में, तो नहीं है। उस दिन भी मैंने यही वाली दिखा करके आपको क्लियर किया था। तो मैं समझता हूँ हमारे समय से भी ज़्यादा अतिक्रमण हो गया है, तो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी मेरा हृदय थोड़ा उदार है और मैं घर पे ही बैठा हूँ, अभी कहीं जाना नहीं है, इसीलिए मैंने आपके 7 मिनट ज़्यादा ले लिए। तो अब हम शांति पाठ करते हैं। मधुलिका जी, शांति पाठ कराइए। सभी गहरा श्वास भरें। ओम। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।